ये कैक्टस के पेड़ में इतने सारे कांटे दिखते हैं, थॉर्न दिखते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए आपकी कोई चिक है, मुर्गी है, मुर्गी अपने बच्चे को कैसे पहचानती है कि मेरा बच्चा या मुर्गी का बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है? तो लिखा है हाउ द चिक रिकॉग्नाइज ऑन मदर, अपनी माँ को कैसे पहचानता है? तो मुर्गी का बच्चा अपनी माँ को पहचानता है उसकी स्मेल से, उसके साउंड से। कोई भी बच्चा अपनी माँ को साउंड और उसकी बॉडी की स्मेल से पहचानता है। हर किसी के साउंड का अलग अलग होता है, हर बच्चा, हर किसी का, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो साउंड से और उससे पहचानते हैं बच्चे अपनी माँ को। समझ में आई बात? तो बच्चे अपनी माँ को कैसे पहचानते हैं? उनके द्वारा जनरेट किए हुए साउंड की मदद से और उनके द्वारा जनरेट की गई स्मेल की वजह से। तो मुर्गी अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? बच्चा मुर्गी को कैसे पहचानता है कि मेरी माँ है? उसके साउंड से और उसकी स्मेल से, फ्रेग्रेंस से पहचानता है। समझ में आए इतने सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए? एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने, पहला पेज हमने कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या पढ़ा। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इकोसिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग लेवल पर डाइवर्सिटी है। किस किस लेवल पर डाइवर्सिटी है? तो मॉलिक्यूलर लेवल पर है, सेल लेवल पर है, टिश्यू लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है, हर लेवल पर, ऑर्गेनिज्म लेवल पर है, पॉपुलेशन लेवल पर है, कम्युनिटी लेवल पर है, बायोम्स लेवल पर है। हर लेवल पर आपकी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने मिलती है, बहुत सारा वेरिएशन देखने मिलता है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आपको दो तरह सोचना है, हाउ और व्हाई, दो क्वेश्चन। इकोलॉजी की डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखी है? इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या पढ़ते हैं? फिच स्टडी, जिसमें स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कैसे करता है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का संबंध। फिर हमें खा जाता है कि हमारा और उसके बीच का रिलेशन इकोलॉजी में आएगा कि शेर इंसानों को खाता है। इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें इन ऑर्गेनिज्म जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जो इकोसिस्टम है, मेरे आसपास में बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, घड़ी है, जो भी चीज हमारे आसपास में, एयर है, वाटर है, जो भी है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो भी इकोलॉजी में ही आता है। इकोलॉजी में दोनों आता है। इकोलॉजी को 4 लेवल पे बांटकर पढ़ेंगे। 4 लेवल पे कौन कौन से 4 लेवल हैं? पहला लेवल है इको इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल पर, दूसरा है पॉपुलेशन लेवल पर, तीसरा कम्युनिटी लेवल पर और चौथा बायोम लेवल पर। ये 4 लेवल पर आपको बांटकर पढ़ना है। तो हम लोग पहले बांटते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल पर मतलब इंडिविजुअल लेवल पर आपका इकोसिस्टम को बात करते हैं। एक इकोसिस्टम मतलब एक ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन से कितना सा पढ़ेंगे। और एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन क्यों करेगा? तो एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन क्यों करेगा? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहेंगे इसे। फिजिकल एक्टिविटी के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। एक इंसान के बॉडी की बात करते हैं, इंसान की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। जैसे कि आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया चले गए, गुड बैक्टीरिया गए, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलेगा। या गंदे बैक्टीरिया है, गैस बनने लगेगी, लूज मोशन होने लगेगा, प्रॉब्लम, पेट में दर्द होने लगेगा, उसका इंटरेक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म का उसकी इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन को बोलेंगे कौन सा? फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात, इकोसिस्टम की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल इकोसिस्टम इकोलॉजी भी बोलते हैं, तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लाइव भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरह का एडॉप्टेशन करते हैं अपने आप को इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ना कि सिर्फ जिंदा रखने के लिए। अच्छा, सरवाइव करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारे जीवन का 2 लक्ष्य है, एक तो सरवाइव करना, अपने आप को सरवाइव। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एम क्या है तुम्हारा? कोई पूछे तो अब ये मत बोला डॉक्टर बनना मेरा एम है, वो छोटा मोटा एम है, छोटा मोटा टास्क है वो सब। लाइफ का, इंसान का, ह्यूमन का 2 ही लक्ष्य है, 2 ही एम है। एक अपने आप को सरवाइव करना, अपने आसपास अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव करना, जिंदा रखना, और दूसरा है अपने बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन करना, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करना। मात्र 2 ही लक्ष्य है हमारे, 2 ही काम है हमारे पास। एक तो अपने आप को जिंदा रखना और दूसरा आप अपने आप को, अपने बच्चे पैदा करना। सोचो तुम दिन भर में क्या करते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर बनोगे, दूसरों का इलाज करोगे, पैसे कमाओगे। पैसे क्यों करोगे? पैसे कमा कर क्या करोगे? सैलरी, कोई भी जॉब करोगे, सैलरी मिलेगी। पैसे क्या करोगे? पैसे से खाना खरीदोगे, अच्छा रहना घर खरीदोगे,
अच्छा घर और खाना क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। अच्छा लाइफ स्टाइल मतलब जिंदा रहने के लिए। हम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, हर काम क्यों कर रहे हैं? अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और दूसरा, अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए। फिर अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो अपनी अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे, अगली जनरेशन आएगी। तो जीवन का मात्र दो ही लक्ष्य है हमारा, एक तो क्या करना, जिंदा रहना, सरवाइव करना, और दूसरा रिप्रोड्यूस करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये दो ही टारगेट है, सरवाइव करना और रिप्रोड्यूस करना। हर कोई यही दो चीज के लिए जिंदा है। अगर रिप्रोडक्शन ना करेगा तो उसके वंश खत्म हो जाएगा, उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म धरती से खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी काम है, वरना वो ऑर्गेनिज्म धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो, तो आप जानते हो, आपने अभी तक पीछे की क्लासेस में पढ़ रखा है कि हमारा प्लेनेट जो है कहाँ घूमता है? सन के चारों तरफ राउंड लगाता है। सन बीच में है, आपको पता हुआ, इस बचपन से पढ़ते आए हो, ये बीच में सन है और सन के चारों तरफ हमारे प्लेनेट जो है वो राउंड लगाते हैं, सन का परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पता है ना आपको? पृथ्वी है जो आपके सन के चारों तरफ घूमती रहती है। और ये भी पता है हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है थोड़ी सी। और इसी राउंड लगाने और टिल्टेड की पोजीशन की वजह से धरती पर अलग अलग पार्ट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग अलग पड़ती है। सूर्य की लाइट जो है यहां से जैसे आ रही है तो इधर वाले एरिया पे ज्यादा पड़ेगी, इधर के एरिया पे सन की लाइट कम पड़ेगी। जिधर लाइट ज्यादा पड़ेगी उधर गर्मी ज्यादा होगी, जहां लाइट कम पड़ेगी, जो पीछे पड़ेगा सन का अपोजिट वाला पोर्शन, वहां पर आपका ठंड ज्यादा पड़ेगी। तो ठंड और गर्म मौसम जो बदलते हैं हमारे बॉडी, हमारे यहाँ कि कौन सा ठंडी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, या बहुत ठंडी वाली जगह एरिया, ये बहुत ठंडा एरिया है, बहुत गर्म एरिया है। कुछ कंट्री में बहुत बर्फीली कंट्री, बर्फ गिरती है, कुछ कंट्री पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी सन की लाइट वहां पर कितनी इंटेंसिटी से पहुंच रही है, कितनी ज्यादा पहुंच रही है। और इस हिसाब से मौसम बदलते हैं, एरिया बदलते हैं, और मौसम और एरिया में वेरिएशन की वजह से आपका वहां का पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। आपका पूरा पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। कई तरह के बायोम जनरेट होते हैं, जैसे डिजर्ट का बायोम, ठीक है, रेन फॉरेस्ट, टुंडा प्रदेश, ऐसे कई तरह के आपके बहुत सारे छोटे छोटे बायोम बन जाते हैं, जहां पर ठंड, गर्मी, बारिश कितना ज्यादा हो रहा है इसके हिसाब से अलग अलग तरह के बायोम बन जाएंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपका कॉनिफर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो आपके इस तरह के अलग अलग तरह के बहुत तरह के बायोम बन सकते हैं। तो बायोम समझ में आया? कई तरह के बायोम बन सकते हैं। क्यों बनते हैं? हमारी अर्थ की पोजीशन को देखकर। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लगाती है, इसलिए अलग अलग जगह पर सन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है और अपने एक्सिस पर भी झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? आपका सोशल, आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, अपने अक्ष पर धरती कितने, अपने एक्सिस पर कितने टिल्टेड है, बताना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, या कमेंट में लिखकर बताइए कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितने एंगल से आपकी टिल्टेड है। और इसी टिल्ट की वजह से और इसी राउंड की वजह से, सन के चारों तरफ राउंड लगाने की वजह से अलग अलग मौसम, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन जनरेट होती हैं। अब बात करते हैं, बायोम्स कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, धरती पर कई तरह के बायोम्स हो सकते हैं। आपकी बुक ने मेजरली जितने बायोम का नाम बताया सुना देते हैं आपको। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंडा, आर्कटिक और एल्पाइन टुंडा की बात करें, आपकी बुक ने एक चार्ट बनाकर इस बात को समझाने की कोशिश की है। वो चार्ट बनाकर हम भी देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, क्योंकि चार्ट मेरा बहुत सुंदर तो नहीं बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक खोल कर देखिए, एक चार्ट बना है, ग्राफ बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां खोलकर आप मैच करिए। आपकी उसमें ग्राफ का एक्सिस, दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नीचे वाला एक्सिस को देखें तो बोलता है एनुअल प्रेसिपिटेशन, बारिश के हिसाब से कितना ज्यादा बारिश होता है। यहां नीचे लिखा है एनुअल प्रेसिपिटेशन। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसको हम जीरो मान लेते हैं, इस जगह को जीरो बारिश हो रही, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। बारिश हो रही है 50 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो रही है, 150 हो रही है, बारिश को बढ़ाते जा रहे हैं, 150 हो रही है, यहाँ पे 200 हो रही है, यहाँ 250 हो रही है। बारिश कितनी हो रही है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, 300, 400 ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। 300 हो रही है यहाँ बारिश, यहाँ पर 350 हो रही है, इतना बना दिए, 400 हो रही है, यहाँ पर 450 हो रही है,
यहाँ 500 हो रही है, कितनी बारिश हो रही है सेंटीमीटर पर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर में यूनिट है, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन किसमें, सेंटीमीटर में नापते हैं। कितनी बारिश हो रही किसी एरिया में, उसका ग्राफ नीचे बना दिया हमने। सबसे कम बारिश, सबसे ज्यादा बारिश, कितनी बारिश हो रही है वहां पे देख लिए, एक साल में कितनी बारिश हो रही है, ठीक है। और इस साइड पे टेम्परेचर लिख रहे हैं हम, टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं। इधर पे क्या बना रहे हैं हम, टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं, कितना टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ पे -15 से स्टार्ट करते हैं, तो -15, -10, 5 का डिफरेंस लगा देते हैं, -5, 0 ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हमने आपका ग्राफ बना दिया। देख पा रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऊपर साइड लिख दिए कितना टेम्परेचर है, और बारिश कितनी हो रही है नीचे साइड लिख दिए। अब हम देखेंगे जल्दी से अलग अलग एरिया का अलग अलग बनाकर देखेंगे। सबसे पहले बनाते हैं डिजर्ट का। डिजर्ट में टेम्परेचर कितना होता है एनुअल, पूरे साल का एनुअल टेम्परेचर निकालो, एवरेज निकालो डिजर्ट का टेम्परेचर। तो डिजर्ट का टेम्परेचर आपकी बुक ने बनाया है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच में। टेम्परेचर कितना से कितना बना रहा है, 5 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक बनाया है इसने लगभग, देख सकते हैं आप। 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है किसी डिजर्ट में, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, और मैक्सिमम 22 के आसपास हो सकता है। ये ऐसा डायग्राम बनाया है। और आप सोचोगे सर डिजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है, रेगिस्तान में, मरुस्थलों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आप कह रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हैं, 22-25 तक ले जा रहे हैं, इतना कम क्यों? तो आपको एक ही पहलू मालूम है, अगर आपको ऐसा दिमाग का क्वेश्चन आ रहा तो किसी भी रेगिस्तान में जाना, किसी मरुस्थल में जाना, डिजर्ट प्लेस में जाना, वहां बहुत गर्मी होगी, ये बात सच है। लेकिन बहुत गर्मी के साथ साथ वहां रात को बहुत ठंड होती है। दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडी होती है। इतनी ठंड कि रात को अगर आपके पास ब्लैंकेट ना होगा तो डिजर्ट में आप मर सकते हैं, इतनी ज्यादा ठंड हो सकती है। तो डिजर्ट में जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ही ज्यादा ठंडी भी होती है, और इसी कारण डिजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिन में होता है और रात में बहुत कम होता है। तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर पूरे आपका साल भर का निकालेंगे तो लगभग आपका 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। बारिश डिजर्ट में बहुत कम होती है, 0 से 50 के बीच में। देखो यहीं पे बनाया हमने बारिश, देखो बारिश देखना नीचे आया करो, टेम्परेचर देखना तो इस साइड जाया करो। टेम्परेचर 5 से लेकर 20-22 तक, और बारिश 0 से 50, बहुत कम बारिश होती है डिजर्ट प्लेस में, बारिश बड़ी ही कम होती है। फिर दूसरा ग्राफ आपके उसके बगल में बना है जिसका नाम है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का टेम्परेचर देखना 0 के आसपास से स्टार्ट है और 25 के आसपास तक गया है। 0 से 25 के बीच में गया है। एक सेकंड बस, तो देख सकते हो 0 से स्टार्ट है और 25 तक गया हुआ है ऊंचाई में, 0 से 25 तक। और बारिश देखोगे तो आपके बारिश जो है ग्रासलैंड में 50 से लेकर 100 के बीच में, 100 तक जाती है, 50 से 100 सेंटीमीटर। ये देखो इधर 100 तक बढ़ाया हमने, 50 से 100 के बीच में। देखो ये 50 से 100, ये यहां से यहां तक मोटाई बनाई। अगर 150 होता तो यहां तक बनाते, 200 होता तो यहां तक बनाते। तो मोटाई कितनी रखी, 50 से 100 के बीच सेंटीमीटर के बीच में इसमें यहाँ पे बारिश होती है। और टेम्परेचर 0 से लेकर 25 तक ये टेम्परेचर हो सकता है, 0 से 25 का टेम्परेचर हो सकता है। और बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है। बारिश कम होती है और टेम्परेचर भी आपका 25 डिग्री एवरेज हो जाता है, 0 से लेकर 25 डिग्री के बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तीसरा ग्राफ देखेंगे आपका जो बना है वहां पर कॉनिफर फॉरेस्ट का। कॉनिफर फॉरेस्ट देखेंगे और बारिश तो बहुत होती है और टेम्परेचर लेकिन ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है। तो कॉनिफर फॉरेस्ट में लेके चलते हैं आपको, वहां पे कोन वाले प्लांट उगते हैं। कॉनिफर प्लांट में कोन निकलती हैं। कोन मतलब याद करो कौन से प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट में कोन होती थी बच्चे पैदा करने के लिए, फ्लावर नहीं होते थे, कोन होती थी। तो कोन होती है, इस कारण इसको कोनिफर प्लांट कहते हैं। और कोनिफर प्लांट जहां होता है इसको कोनिफर फॉरेस्ट कहते हैं। अगर आपको कोनिफर फॉरेस्ट ले जाए तो वहां टेम्परेचर कितना होगा, तो कोनिफर फॉरेस्ट में टेम्परेचर आपका कितना होगा, 0 से लेकर, 0 से भी कम हो सकता है,
और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 10-12 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो जीरो के आसपास यहाँ टेम्परेचर, नीचे में बात करें जीरो के आसपास टेम्परेचर होगा, और ऊपर बात करें तो आपका टेम्परेचर कितना होगा, आपका 10-15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ऊपर पे 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और बारिश कितनी होगी, बारिश जो होगी आपकी यहाँ पर लगभग यहाँ पे बारिश इतनी होगी, ये कहाँ तक ले जाना था, 15 तक ले जाना है, 15 ये यहाँ पे, यहाँ तक। और बारिश कितनी होती है यहाँ पे, तो बारिश देखी जाए तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है, लगभग बारिश कितना ले जाते हैं, 250-300 तक हो जाती है बारिश, यहाँ पर 250 तक ले चलते हैं, तो बारिश यहाँ पर 250 तक, 100 से 250 तक होती है बारिश। तो बारिश कितनी होती है, 100 से लेकर 250 तक, इतनी बारिश होती है, इतना चौड़ा बना दिए 100 से 250 तक। और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 15 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हो ये कौन सा, किसका डायग्राम बनाए थे, ये डिजर्ट प्लेस का, ये ग्रासलैंड का, और ये किसका है, ये आपका है कॉनिफर फॉरेस्ट का डायग्राम है। अब हम बात करें आपका, और बात करते हैं चौथा फॉरेस्ट की बात करें हम, चौथा फॉरेस्ट होता है टेम्परेट फॉरेस्ट का। टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, टेम्परेट में ज्यादा होता है, कॉनिफर में कम होता है, याद रखिएगा। टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज्यादा होगा, मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और मैक्सिमम 20 के आसपास होगा, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 10 से 20 के बीच में इतना। और बारिश कितनी होती है, तो बारिश की बात करें तो बारिश भी टेम्परेट फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट सेम होती है जितनी आपकी किसमें हो रही थी, आपकी कॉनिफर में हो रही थी। मतलब आपका 100 से लेकर बारिश 250 के आसपास तक होगी। तो बारिश कितनी होगी, 100 से स्टार्ट करो और 250 तक ले जाना है, 250 तक ले जाना है। और लेकिन टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, कितना, आपका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, 10 के आसपास होगा, मैक्सिमम 20 के आसपास होगा। तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपके प्लांट जिंदा रहते हैं। एवरेज टेम्परेचर कितना है, 10 to 20। कौन से टेम्परेचर के हैं, टेम्परेट टेम्परेचर से बना टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है इसलिए टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेट में ज्यादा होता है, बारिश लगभग बराबर होती है दोनों जगह। तो टेम्परेट और कॉनिफर फॉरेस्ट की बारिश तो समान है, एक बराबर होती है, बस कॉनिफर में बर्फीला जगह होता है, टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी हो सकता है, और आपका टेम्परेट में टेम्परेचर हाई होगा, 10 से ऊपर ही होगा। और लास्ट आपका सेकंड लास्ट पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, कितनी होती है, मिनिमम 150 से लेकर 450 तक, 150 से लेकर 450 तक इतनी ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इतना चौड़ा बनाए हैं इसका। 150 से 450 के बीच में इसकी बारिश हो सकती है। और टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां का, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 20 से 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा, और बारिश बहुत ज्यादा होगी। मिनिमम बारिश जो होगी वो 150 तक होगी मिनिमम, और मैक्सिमम 450-500 तक जा सकती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने मिलती है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इंडिया में लगभग 300-350 वाला जंगल आता है, ये वाला जंगल, ठीक है, इतनी बारिश होती है, 300-350। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, आपका मेघालय तक चले जाओ, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, बहुत बारिश होती है वहां पर। तो हिमालय रीजन में ले जाएंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी हाई होता है और बारिश ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट देखते हैं, टेम्परेचर बड़ा कम है, अंटार्कटिक रीजन में ले चले आपको, एल्पाइन रीजन में ले जाए, टुंडा प्रदेश में ले जाए, वहां टेम्परेचर -10 तक चला जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर 0 तक होता है, -10 से लेकर 0 तक ये टेम्परेचर होता है इनका। मिनिमम -10, मैक्सिमम 0 तक टेम्परेचर होता है, बहुत कम बेचारे के पास टेम्परेचर होता है। बहुत कम टेम्परेचर पे देखते हैं, और बारिश भी यहाँ कम होती है, 50 से लेकर 100-150 के बीच में इनकी बारिश होती है। तो ये बड़ी कम बारिश करते हैं, और बहुत ठंडी, बहुत ठंड, मतलब बर्फ में ही डूबे रहते हैं ये पेड़, कभी भी बर्फ से बाहर निकलते ही नहीं है, हमेशा हर समय बर्फ रहती है, -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। तो ये टेम्परेचर बिल्कुल बर्फीली जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, वैसी जगह कहते हैं अंटार्कटिक रीजन है, या एल्पाइन टुंडा बोलते हैं, एल्पाइन टुंडा या अंटार्कटिक वाले पोल प्लेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, चलेगा।
तो हमने पढ़ा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉरेस्ट कहां पर है, आपको डायग्राम बनाकर ABCD पूछ ले, ये डिजर्ट है, ये ग्रास लैंड है, ये आपका कौन सा कॉनिफर फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल आपका ये कौन सा है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, और ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ये टुंडा फॉरेस्ट है। आप पहचान सकते हैं कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग क्या है, ये बायोम कहलाते हैं। 6 बायोम है, 1 2 3 4 5 6 बायोम बनाए हुए हैं, ये 6 तरह के बायोम है, इनके अलग अलग नाम है। अलग अलग बायोम किस बेसिस पर बांटा गया है, वहां पे टेम्परेचर कितना है और वहां पे एनुअल बारिश कितनी होती है, इस बेसिस पर बांटा गया है। आपको अगली बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अच्छे बायोम में ही फेवरेबल कंडीशन पे ही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, इकोसिस्टम में अनफेवरेबल कंडीशन पे भी बहुत सारा इकोसिस्टम है। जैसे राजस्थान के डिजर्ट प्लेस ले चले आपको, स्क्रॉचिंग राजस्थान डिजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां भी लोग जिंदा है, वहां भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम है। रैन सॉक मेघालय में बहुत बारिश होती है, इतना बारिश होता है कि कोई जहां पे पानी ही रहता है, हर समय डूबा रहता है, फिर भी वहां पे इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है। डीप ओशियन में, ओशियन के नीचे ले जाएं आपको, एकदम ट्रेंच में ले जाएं, वहां पर भी ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है। टोरेंशियल स्ट्रीम में ले जाएं, वहां भी आपका टोरेंशियल स्ट्रीम में भी ऑर्गेनिक जिंदा रहते हैं। आपका पर्मा फॉरेस्ट स्नो लेडिंग में, जहां पे बर्फीली जगह होती है, वहां पर भी स्नो लेडिंग पोलर रीजन पे ले चले, वहां पर भी आपके इकोसिस्टम है। हाई माउंटेन टॉप, बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, वहां भी ऑर्गेनिज्म है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी। थर्मल स्प्रिंग में ले जाएं, गर्म जगह पर, वहां पर भी थर्मल स्प्रिंग में भी ऑर्गेनिज्म जिंदा इकोसिस्टम है। ठीक है, तो स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट में ले जाएं, कंपोस्ट पिट में जहां पे कचरा सड़ रहा है, वहां पर भी इकोसिस्टम है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहां पर क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है, हॉर्स हैबिटेट है, फिर भी इकोसिस्टम सरवाइव करता है। इस तरह यूनिक इकोसिस्टम आपकी वहां पर हंड्रेड्स ऑफ द माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, बहुत तरह के इकोसिस्टम जो फेवरेबल कंडीशन तो है ही, लेकिन नॉन फेवरेबल कंडीशन पे भी है। तो आप याद रखिएगा, इकोसिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं। क्लियर इतनी सी बात। और आगे बात करते हैं अगर हम, तो इकोसिस्टम जो है किसी भी जगह का, वो किससे ज्यादा, जो हैबिटेट है वहां की, वो किस पर डिपेंड करती है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर। बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। वो फैक्टर अगर लिविंग होंगे तो बायोटिक फैक्टर बोलेंगे, नॉन लिविंग होंगे तो एबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर किसी जगह की बात करें तो कौन कौन सकते हैं, टेम्परेचर वहां का, वहां वाटर की अवेलेबिलिटी, वहां लाइट की इंटेंसिटी, और वहां पे सॉइल, ये 4 फैक्टर जो है फिजिकल फैक्टर कहलाते हैं, एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। किसी जगह पे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, किसी जगह पर वहां पैथोजन कितने हैं, वहां पैरासाइट कितने हैं, वहां प्रेडेक्टर कौन कौन से हैं, वहां कंपटीशन कैसे, कंपटीटर आपस में कैसे हैं, ऐसे ये बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर किसी भी जगह के हैबिटेट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को, इकोसिस्टम के हैबिटेट को डिसाइड करते हैं कैसा होगा। और हर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम यूनिक होता है, उसे हम नाइस के नाम से जानते हैं। तो नाइस पूछे, NICHE, नाइस।